हाँ तो दोस्तों, कल की क्लास में हमने पढ़ा था राजस्थान बजट 2023-24 और इसमें हमने शुरुआती कुछ जो घोषणाएं थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर ली थी। चलिए आज हम लेते हैं इसी से अगला पार्ट कि जो बाकी की जो घोषणाएं वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले आपके सामने स्क्रीन पर है राजीव गांधी नेशनल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम। राजीव गांधी नेशनल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम, जैसा कि आप समझ पा रहे हैं, यूथ यानी युवा, एक्सचेंज यानी आवागमन, अदला बदली। तो ये है, इसके तहत युवाओं को जो नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट हैं उन राज्यों में भ्रमण करने का मौका मिलेगा। राजस्थान के जो नवयुवक है वो इन राज्यों में जाके घूम के देख सकेंगे। ठीक है। उसके बाद में अगली योजना है मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है और इस योजना में पिछले साल तक 10 लाख तक का बीमा होता था, 10 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा होता था। अब इस स्वास्थ्य बीमा की राशि बढ़ाकर कर दी गई है 25 लाख। आपको बहुत ध्यान से देख लेना है। अब मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा में बीमा राशि कितनी हो गई है? 25 लाख। ठीक है, आगे बढ़े। मुख्यमंत्री निशुल्क निरोगी राजस्थान योजना। मुख्यमंत्री निशुल्क निरोगी राजस्थान योजना, इस योजना के तहत जितने भी सरकारी चिकित्सा संस्थान, जितने भी सरकारी अस्पताल है उनमें आईपीडी और ओपीडी मुफ्त कर दिए। यहाँ तक कि जो 5-10 रुपये अपने पर्ची कटवाने के लगते थे वो पर्ची कटवाना भी अब क्या हो गया है? फ्री हो गया है। पर्ची कटवाना भी हो चुका है फ्री। उसके बाद में अगली जो योजना है वो मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना। पहले वाली जो योजनाएं थी वो बीमार और बीमार के इलाज के लिए थी। अब ये है कि जो चिरंजीवी बीमा लिया हुआ कोई भी व्यक्ति अगर उसकी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो उसे 10 लाख रुपए तक का बीमा धन उसे दिया जा सकेगा। तो ये है मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना। इससे अगली योजना पे अगला जो घोषणा है बजट घोषणा, उसकी बात करें। इंस्टीट्यूट ऑफ रेस्पिरेटरी डिजीजेस। रेस्पिरेटरी का मतलब है श्वसन। जैसा कि दोस्तों आपने देखा पिछले 2-3 साल में हमने जिस बीमारी को झेला है, कोरोना को झेला है, वो कोरोना क्या था? श्वसन रोग से संबंधित था। तो अब रेस्पिरेटरी जो डिजीजेस है उनकी रिसर्च के लिए एक इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा और इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थापित होगा? जयपुर में स्थापित होगा। कहाँ होगा दोस्तों? जयपुर में। उसके बाद में अगली घोषणा देखें, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग सेंटर, मनोवैज्ञानिक सलाह केंद्र। ये कहाँ कहाँ खोले जा रहे हैं? ये खोले जा रहे हैं दोस्तों जयपुर, जोधपुर और कोटा में। अब ये जयपुर, जोधपुर और कोटा ही क्यों? क्योंकि ये तीनों जो शहर हैं वो बड़ी कोचिंग सिटीज़ हैं। वो क्या है? बड़ी कोचिंग सिटीज़ है। और इन कोचिंग सिटीज़ में जो विद्यार्थी रहते हैं उनमें तनाव, अवसाद, डिप्रेशन, कई सारी ऐसी चीज़ें होती है और जिसकी बदौलत वो अपना मानसिक संतुलन खो देते हैं, यहाँ तक कि सुसाइड तक की घटनाएं हो जाती है। तो इन सब से बच्चों को बचाने के लिए, कोचिंग छात्रों को तनाव और अवसाद से बचाने के लिए जयपुर, जोधपुर और कोटा में साइकोलॉजिकल काउंसलिंग सेंटर खोले जाएंगे। ऐसा प्रस्ताव बजट में रखा गया है। अगली जो घोषणा है वो आपके सामने है और ये है नए मेडिकल कॉलेज। राजस्थान के जो 33 जिले थे उन 33 में से 30 जिलों में मेडिकल कॉलेज ऑलरेडी थे। जो 3 जिले प्रतापगढ़, जालोर और राजसमंद, इनमें मेडिकल कॉलेजेस नहीं थे। तो इस बार की बजट घोषणा में मुख्यमंत्री महोदय ने इन तीनों जिलों में भी मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की है। उसके बाद में अगला जो घोषणा है वो देखें, मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी। मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी की घोषणा, स्थापना की जाएगी कहाँ? जोधपुर में। वैसे आपको याद रह जाता है मारवाड़ के साथ जोधपुर होता है। ठीक है, अगली घोषणा पे चले। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से भी और ग्रामीण रोजगार की दृष्टि से भी कौन सी योजना है? देखो, मनरेगा में अब 125 दिन का रोजगार। देखिए, नरेगा योजना के तहत सामान्यतः 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। केंद्र सरकार केवल 100 दिन के लिए ही वित्त पोषण करती है। अब राजस्थान सरकार ने अपने यहाँ 25 दिन अतिरिक्त रोजगार देगी। यानी राजस्थान में अब मनरेगा के दौरान कितने दिन का रोजगार मिलने वाला है? तो रोजगार मिलेगा दोस्तों कितना? 125 दिन का। ठीक है। इसके अलावा जो कुछ जनजातियां हैं जैसे कथोड़ी, शहरिया और विशेष योग्यजन, इनको 200 दिन का रोजगार दिया जाएगा। ये इस बार की बजट घोषणा है। अब आपसे पूछा जाए सामान्यतः नरेगा में कितने रोजगार दिवस होते हैं? 100। राजस्थान में कितने हैं? 125। और कथोड़ी, शहरिया, विशेष योग्यजन को कितने मिलने वाले हैं? 200 दिन का रोजगार मिलने वाला है। तो ये था नरेगा योजना से संबंधित घोषणा।
उसके बाद में देखिए बहुत ही अच्छी घोषणा है, सभी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन, सभी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन, चाहे विधवा पेंशन हो, चाहे पालनहार, कोई से वाली भी हो, उन सभी की अब न्यूनतम राशि जो पहले 500 700 इस तरीके से हुआ करती, सबको न्यूनतम कितना कर दिया है, 1000 रुपये कर दिया गया है। सभी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि अब फिक्स कर दी गई है, मिनिमम 1000, उससे आगे के गुणक है जो है। उसके बाद में एक बहुत ही शानदार योजना जो कि एक जननायक, एक आम आदमी की दृष्टि से उन्होंने देखा है मुख्यमंत्री साहब ने, उन्होंने देखो कौन सी योजना बनाई है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना, यानी जो मजदूर हैं उनको संबल देने की योजना है। और इस योजना को आप थोड़ा सा ध्यान से समझें कि इसके तहत जो पंजीकृत श्रमिक होते हैं या स्ट्रीट वेंडर, जो फेरी लगाने वाले श्रमिक होते हैं, अगर उनके घर में कोई भी 25 साल से अधिक उम्र का कोई व्यक्ति हॉस्पिटलाइज हो जाता है, और हॉस्पिटलाइज होने का मतलब है कि उनका रोजगार, उनकी मजदूरी क्या हो गई है, बंद हो गई है, तो उस समय ऐसे लोगों को उनके अकाउंट में 7 दिनों तक 200 रुपये प्रतिदिन ऑटो डेबिट होते रहेंगे, उनके अकाउंट में 200 रुपये जमा होते रहेंगे। कितने दिन तक? 7 दिन तक। तो ध्यान रखना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना, पंजीकृत श्रमिक स्टाफ जो स्ट्रीट वेंडर है उसके अस्पताल में भर्ती होने पर 7 दिन तक 200 रुपये, यानी कुल 1400 रुपये उन्हें मिलेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला जो घोषणा है वो है इंदिरा रसोई योजना। इंदिरा रसोई योजना जिसकी थीम ये थी कि कोई भूखा न सोए, कोई भूखा न सोए, इस थीम को लेकर इंदिरा गांधी रसोई योजना चलाई गई थी। अब तक ये जो रसोई योजना थी वो केवल नगरों में या जो शहरी जो कस्बे थे वहीं पर चलती थी, शहरी कस्बों में ही जो इंदिरा रसोई योजना संचालित थी, लेकिन अब ग्रामीण कस्बों में भी इसका संचालन किया जाएगा। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है इंदिरा रसोई योजना के बारे में कौन सा तथ्य गलत है या सही है। उस वक्त अभी तक ये केवल शहरी क्षेत्रों में थी, अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी हो चुकी है। इसमें 8 रुपये देने पड़ते हैं खाना खाने वाले को, यानी नागरिक को, ओके, और 17 रुपये की सरकार देती है सब्सिडी। तो एक थाली की टोटल कीमत अगर आपसे पूछी जाए तो कितनी हो जाएगी? 25 रुपये। 25 रुपये की थाली हमें देने पड़ते हैं 8 रुपये, 17 रुपये देती है गवर्नमेंट, टोटल हो गए 25 रुपये। पहले केवल शहरी कस्बों में थी, अब ग्रामीण कस्बों में भी इसका संचालन किया जाएगा। अगली घोषणा देखिए, वाल्मीकि कोष सफाई कर्मचारियों के लिए, कि जो भी सफाई कर्मचारी है उनके कल्याण के लिए, उनके हित संवर्धन के लिए एक वाल्मीकि कल्याण कोष, वाल्मीकि कोष स्थापित किया जाएगा। और साथ ही साथ 30,000 सफाई कर्मचारियों की भर्ती की घोषणा भी इस बजट में की गई है। इसके बाद अगली घोषणा पे आए, मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना। दिव्यांग जिन्हें अब तक विकलांग कहते थे, अब उनका नाम बदलकर दिव्यांग कर दिया गया है। इस योजना के तहत 5000 दिव्यांगों को स्कूटी दी जाएगी, 5000 दिव्यांगों को स्कूटी दी जाएगी। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं कहता हूं कि किसी बहुत नज़दीक ही किसी एग्जाम में आपका सामना होगा इन प्रश्नों से, बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों कहाँ पर? जयपुर में। कहाँ पर? जयपुर में। और महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय ये स्थापित किया जाएगा मेरे दोस्तों कहाँ पर? जोधपुर में। तो ध्यान रखना, बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय जयपुर में, महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय जोधपुर में। कल की क्लास में मैंने बताया था खनन विश्वविद्यालय कोटा संभाग में, और राजीव गांधी एविएशन जो सेंटर था वो जयपुर में। ठीक है, चलिए अगली घोषणा की बात करते हैं, माँ बाड़ी केंद्र। माँ बाड़ी केंद्र, देखो माँ बाड़ी केंद्र कहाँ खोले जाएंगे? जनजाति क्षेत्रों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए माँ बाड़ी केंद्र स्थापित किए जाएंगे, माँ बाड़ी केंद्र स्थापित किए जाएंगे। साथ ही मैं कुछ चीज़ें रिपीट करना चाहूँगा। कल हमने पढ़ा था नेहरू ट्रांजिट कैंप दिल्ली में, नेहरू ट्रांजिट कैंप दिल्ली में, सलीम दुरानी स्पोर्ट्स स्कूल संभाग मुख्यालय पर, विवेकानंद यूथ हॉस्टल जिला मुख्यालय पर, सावित्रीबाई फूले वाचनालय और डिजिटल लाइब्रेरी जिला और ब्लॉक लेवल पर। यहां तक हमने पढ़ लिया था, याद रखना इन चीजों को। अगला क्वेश्चन है इंदिरा गांधी वर्किंग वुमन हॉस्टल। इंदिरा गांधी वर्किंग वुमन हॉस्टल कामकाजी महिलाओं हेतु संभाग मुख्यालयों पर 100 और जिला मुख्यालयों पर 50 ऐसे हॉस्टल खोले जाने हैं।
ध्यान रखना 3 टाइप के हॉस्टल मैंने बताए, एक तो नहरू ट्रांजिट कैंप वाला हॉस्टल, एक स्वामी विवेकानंद हॉस्टल, वो जिला मुख्यालय पे बताए थे। अब देखो महिलाओं के लिए कौन से हो गए, वर्किंग वुमन के लिए इंदिरा गांधी वर्किंग वुमन हॉस्टल खोले जाएंगे कामकाजी महिलाओं के लिए, संभाग मुख्यालयों पर 100 और जिला मुख्यालयों पर 50। अब इसके साथ ही फिर अगली घोषणा, प्रियदर्शनी डे केयर सेंटर योजना। डे केयर, दिन भर देखभाल करे, किनकी, कामकाजी महिलाओं के बच्चों की, कामकाजी महिलाओं के बच्चों की देखभाल के लिए खोला जाएगा प्रियदर्शनी डे केयर सेंटर। ठीक है, अब आप इससे कंफ्यूज मत हो जाना, आप इसे माँ बाड़ी मत समझ लेना। माँ बाड़ी तो किसके लिए था, जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा के लिए, और प्रियदर्शनी डे केयर सेंटर किसके लिए है, कामकाजी महिलाओं के शिशुओं की देखभाल हेतु। ठीक है, फिर है सामूहिक विवाह अनुदान योजना। सामूहिक विवाह अनुदान योजना में पहले मिलते थे 18,000 रुपये प्रति जोड़ा, अब मिल रहे हैं 25,000 रुपये प्रति जोड़ा इस बजट घोषणा के अनुसार। अगला, अंतरजातीय विवाह हेतु सहायता राशि। अंतरजातीय इंटरकास्ट मैरिज के लिए अभी तक सहायता राशि मिलती थी 5 लाख, और अब उसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 10 लाख कर दिया गया है। दोस्तों यहाँ पर एक पुराना प्रश्न आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, राजस्थान के ऐसे कौन से सीएम थे जिन्होंने अंतरजातीय विवाह किया था? तो दोस्तों वो थे मोहनलाल सुखाड़िया। कौन थे? स्वर्गीय मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया ने इंदुबाला से अंतरजातीय शादी की थी, इंदुबाला से। ये क्वेश्चन भी आप याद रखना, कई बार पूछ लिया जाता है। अगले प्रश्न पे आए, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना शुरुआत हुई थी 29 नवंबर 2022 को, 29 नवंबर 2022। और क्या है ये योजना? ये है 1 से लेकर 8 तक के विद्यार्थियों को दूध उपलब्ध करवाना, दूध उपलब्ध करवाना। पहले ये सप्ताह में पूरे 2 दिन थे, लेकिन अब नए बजट में घोषणा करके इसे पूरे सप्ताह के लिए कर दिया गया, यानी कि पूरे सप्ताह भर बच्चों को दूध मिलेगा। अब एक बहुत ही शानदार योजना जो आप लोगों को याद करनी पड़ेगी, मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना। मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना, इस योजना के तहत ये था अब तक कि अनाथ बच्चों को 1 लाख रुपए एक मुश्त मिलते थे। ऐसे बच्चे जिनके माँ बाप में से किसी की मृत्यु हो चुकी होती है, किसमें, कोरोना के दौरान, तो बच्चों को 1 लाख रुपए मुफ्त मिलते थे, एक साथ मिलते थे। 18 वर्ष की होने तक प्रतिमाह 2500 रुपये मिलते थे, और 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर 5 लाख रुपए फिर एक साथ मिलते थे। अब की बार के बजट में एक नया प्रावधान और जोड़ा गया कि ऐसे अनाथ बालक जब वयस्क हो जाएंगे तो उनको सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। ये नवीनतम घोषणा है बजट 2023-24 के अनुसार। आगे, पालनहार योजना। दोस्तों पालनहार योजना के बारे में बता दूं, ऐसे बालक बालिका जिनके माता पिता दोनों खत्म हो चुके हैं या उम्र कैद में है या किसी कारण से अपने बच्चों का, किसी वैलिड कारण से अपने बच्चों का पालन पोषण नहीं कर पा रहे, तो ऐसे बच्चों को पालने की जिम्मेदारी किसी निकट रिश्तेदार को दी जाती है, किसी निकट संबंधी रिश्तेदार को दी जाती है, और उसके बदले सरकार द्वारा एक निश्चित राशि उन्हें प्रतिमाह दी जाती है। और वो राशि देखो कितनी थी। अब तक ये था अगर वह बालक या बालिका 0 से 6 साल के बीच है तो उसे 500 रुपये मिलते थे, लेकिन अब उसे 50% वृद्धि करके 750 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया। तथा 6 से 18 वर्ष का होने तक जो अब तक उन्हें 1000 रुपये मिलते थे, उसमें भी 50% की वृद्धि करके 1500 रुपये कर दिए गए। अब अगर आपसे पूछे पालनहार योजना में कितना मतलब सहायता राशि मिलती है, 750 रुपये 6 साल तक, और उसके बाद में 18 साल तक 1500 रुपये। चेंज हुआ है, पर्सन काम का याद करना होगा। अगला क्वेश्चन है, राशिको द्वारा एयर कार्गो की स्थापना। राशिको द्वारा एयर कार्गो, कार्गो का मतलब है सामान का आवागमन, और वो भी बाई प्लेन। तो राशिको के द्वारा एयर कार्गो की स्थापना अब की जाएगी उदयपुर में। उससे पहले जो आपका सांगानेर एयरपोर्ट है जयपुर, सांगानेर एयरपोर्ट जयपुर में ऑलरेडी एयर कार्गो है, अब उदयपुर में भी की जाएगी। और उदयपुर का हवाई अड्डा कौन सा है? डबोक हवाई अड्डे पर एयर कार्गो की स्थापना की जाएगी। अगला क्वेश्चन, इनलैंड कंटेनर डिपो।
इनलैंड कंटेनर डिपो, ये क्या चीज है भाई? इनलैंड कंटेनर डिपो को हम लोग शुष्क बंदरगाह भी कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है? शुष्क बंदरगाह है। इनलैंड कंटेनर डिपो शुष्क बंदरगाह है। और इसका मतलब ये था, जैसे मान लो अपने कांडला गुजरात में, वहाँ बंदरगाह पे खूब सारे कंटेनर आ चुके हैं, अब उन कंटेनरों को वहाँ लाने जाए, उससे बढ़िया है कि उन्हें रेल मार्ग से या सड़क मार्ग से उनको जो जयपुर या राजस्थान के आसपास के संबंधित है उनको लाकर किसी एक जगह रख दिया जाए। तो ऐसा पहला इनलैंड कंटेनर डिपो था दोस्तों, कहाँ पर? कनकपुरा जयपुर में। कनकपुरा जयपुर में। उसके बाद भगत की कोठी जोधपुर में, रावथा रोड कोटा, यहाँ पर भी खोला गया। लेकिन इस बार के बजट में कहा गया बीकानेर में और पचपदरा बाड़मेर में और इनलैंड कंटेनर डिपो खोले जाएंगे। कहाँ पर? बीकानेर और पचपदरा में। सबसे पहला कौन सा था? जयपुर वाला। उसके बाद अगली घोषणा पे आए, विश्वकर्मा एमएसएमई टावर। विश्वकर्मा समझ गए, कामगारों से संबंधित है। एमएसएमई मीडियम स्मॉल माइक्रो इंटरप्राइजेस, तो विश्वकर्मा एमएसएमई टावर जयपुर में खोला जाएगा राशिको द्वारा, ताकि उद्यमियों को क्या मिल सके? सुविधाएं मिल सके, किसी भी प्रकार की सलाह सहायता उनको प्राप्त हो सके, इसलिए खोला जाएगा एमएसएमई टावर। उसके बाद में अगली जो घोषणा है वो है राजस्थान एकीकृत क्लस्टर विकास योजना। राजस्थान एकीकृत क्लस्टर विकास योजना के तहत दौसा और टोंक में चमड़ा उत्पाद क्लस्टर खोला जाएगा। चमड़ा उत्पाद क्लस्टर। चूरू और बीकानेर में बंदेज क्लस्टर खोला जाएगा और बाड़मेर में कसीदाकारी क्लस्टर की स्थापना की जाएगी। इसके बाद में ब्लू पोल्ट्री के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ब्लू पोल्ट्री के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ स्थापित किया जाएगा? जयपुर में। कहाँ होगा? जयपुर में। इसके साथ मैं आपको 2 क्वेश्चन और बता देता हूँ। जो ब्लू पोल्ट्री है वो एक जिला एक उत्पाद के तौर पर जयपुर के लिए चुनी गई है। जयपुर का एक जिला एक उत्पाद में कौन शामिल है? ब्लू पोल्ट्री। इसके प्रमुख कलाकार कौन थे? स्वर्गीय कृपाल सिंह शेखावत। कौन? स्वर्गीय कृपाल सिंह शेखावत, जो मऊ श्री माधोपुर के थे। और ये एक ऐसे व्यक्ति भी थे जिन्होंने मूल संविधान के चित्र बनाए थे। ऐसा राजस्थानी जिसने मूल संविधान पे चित्र बनाए थे, वो कौन थे? कृपाल सिंह शेखावत। लेकिन अब ये तो हो चुके हैं स्वर्गीय, और वर्तमान में ब्लू पोल्ट्री के लिए प्रसिद्ध चित्रकार या कलाकार कौन है? तो दोस्तों नाम याद रखना, राम गोपाल सैनी। राम गोपाल सैनी। अभी ये क्वेश्चन बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है। कृपाल सिंह जी थे, लेकिन अब कौन है? राम गोपाल सैनी है। चलिए अगली घोषणा पे पहुंचते हैं। अगली घोषणा है 3D सिटी योजना। 3D सिटी योजना क्या है? 3D सिटी योजना ये सबसे पहले जयपुर में लागू की गई थी। 3 डायमेंशन सिटी योजना। इसके तहत जयपुर शहर को प्रभावी प्लानिंग, प्रबंधन और प्रशासन कर स्मार्ट सिटी बनाना था। 3D सिटी परियोजना का सीधा उद्देश्य क्या है? किसी शहर को स्मार्ट सिटी बनाना। स्मार्ट सिटी बनाना। अभी तक ये जयपुर में संचालित थी, लेकिन इस बार के बजट में कहा गया अब हम जोधपुर को भी स्मार्ट सिटी बनाएंगे, उदयपुर को भी बनाएंगे, कोटा को भी बनाएंगे, और इसके लिए हमें 3D सिटी परियोजना लागू करनी पड़ेगी, जो हम जयपुर में ऑलरेडी चल रही है। जोधपुर, उदयपुर और कोटा प्लस अजमेर, इसके लिए भी 3D परियोजना लागू करने की घोषणा हुई है। आगे है बजट में घोषित की गई कुछ पेयजल परियोजनाएं। कुछ पेयजल परियोजनाएं जैसे आपको भी याद आता है सोम कमला अंबा बांध जल प्रदाय योजना का संबंध किससे है? उदयपुर से। कॉमन पर्सन था, फिर भी मैंने लिखे हैं कुछ। भादरा, हमें पता है नौहर भादरा हनुमानगढ़ से संबंधित है, ये भी चल गया। मंडावर शहरी जल प्रदाय योजना दौसा, ये भी याद हो सकता था। गैटोर जयपुर में, जयपुर के राजाओं की छत्रियां हैं यहाँ पर, तो गैटोर शहरी जल प्रदाय योजना जयपुर। बाईजी की कोठी, ये काफ़ी लोगों के लिए नया शब्द हो सकता है। बाईजी की कोठी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, बाईजी की कोठी है वो जयपुर में स्थित है, और अपनी जो राजस्थान यूनिवर्सिटी है उसके पीछे वाले एरिया को कहा जाता है बाईजी की कोठी, और झालाना डूंगरी। तो बाईजी की कोठी मॉडल टाउन जल प्रदाय योजना जयपुर में। फिलहाल मैं कहूँगा आप इस वर्ड को याद रखें, बाईजी की कोठी कहाँ स्थित है? ये जयपुर में स्थित है। ठीक है, तो इन जल प्रदाय योजनाओं की घोषणा की गई। इससे आगे देखें, राजस्थान को वापस हरित प्रदेश बनाने,
राजस्थान को वापस हरा भरा बनाने, हरित प्रदेश बनाने हेतु राजस्थान ग्रीनिंग, समझ रहे हो, हरियाली, एंड रीबिल्डिंग वाइल्ड यानी वापस जंगलीकृत करने का मिशन चलाया जा रहा है। ऐसा मिशन चलाया जाएगा इस बजट के अनुसार। उसके बाद में लव कुश वाटिका की स्थापना की जाएगी इको टूरिज्म को बढ़ाने के लिए। इको टूरिज्म को बढ़ाने के लिए मैं यहाँ फिर कुछ आपके पास फिर से रिपीट मारूंगा कुछ चीज़ों को। अगर यहाँ पर माँ बाड़ी है, माँ बाड़ी योजना जनजातियों में शिक्षा के लिए, जनजातियों में शिक्षा के लिए। फिर नाम आया प्रियदर्शिनी डे केयर सेंटर, प्रियदर्शिनी डे केयर सेंटर कामकाजी महिलाओं के बच्चों के लिए। और लव कुश वाटिका, आपको लगेगा कि बच्चों के खेलने के लिए होगी, जी नहीं, ये इको टूरिज्म को बढ़ाने के लिए स्थापित की जाएगी लव कुश वाटिका। अगली घोषणा पे आए, लेपर्ड कंजर्वेशन। लेपर्ड कंजर्वेशन कि लियोपार्ड कंजर्वेशन के लिए क्या क्या घोषणाएं की गई है। तो देखो, सबसे पहले तो ये पिछले साल बहुत ट्रेंडिंग में रहा है ये क्वेश्चन। खेतड़ी, बांसियाल, मनसा माता और साकंबरी, ये चारों जो स्थल है जहां पर लेपर्ड कंजर्वेशन के लिए कोई काम किया जाना, ये चारों झुंझुनू में स्थित है। फिर आप इस क्वेश्चन को याद रखें, खेतड़ी, बांसियाल, मनसा माता और साकंबरी ये झुंझुनू में। जयसमंद और केवड़ा की नाल ये उदयपुर में, यहाँ भी लियोपार्ड से संबंधित काम धाम होना है। बालेश्वर, कुंभलगढ़, रावली, टाटगढ़ ये दोनों नाम हमें याद है, तो बालेश्वर और याद रखें, राजसमंद है। घड़ियालों के लिए पाली घाट, सवाई माधोपुर, ठीक है। कुरजा पक्षी के लिए खींचन, जोधपुर में संरक्षण कार्यक्रम चलाए जाएंगे। और गोडावन के लिए राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में संरक्षण कार्य करवाए जाएंगे। सीधे सीधे कॉमन सी बातें, बस इस प्रश्न पे ध्यान रखना, लियोपार्ड कंजर्वेशन से संबंधित झुंझुनू का स्थल है या नहीं है, प्रश्न यहां से उठता है, प्रश्न यहां से उठता है। इससे आगे चलें, इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क। इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क ये क्या चीज है? तो देखो, इसमें आप पहले देख लें, ये जमुआ रामगढ़ में स्थापित किया जाएगा। और इसका काम क्या है? रिसाइकल वेस्ट को दूसरे उद्योगों में कच्चे माल के रूप में उपलब्ध करवाने हेतु एक ऐसा पार्क जहां पर कई सारे उद्योगों का जो वेस्ट है, जो बेकार चीज़ें हैं, उनको लाया जाएगा, उनको प्रोसेस किया जाएगा और फिर इस तरीके से छांटा जाएगा कि जैसे ये चीज़ इस उद्योग में दोबारा काम आ सकती है, इस उद्योग में दोबारा काम आ सकती है। तो ऐसे पार्क बनाया गया है, कहाँ पर? इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क। जिसको आपने कचरा मान लिया था एक उद्योग वाले ने, वही कचरा दूसरे उद्योग वाले के लिए कच्चा माल बन सकता है। तो ये है इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क, जमुआ रामगढ़, जयपुर। फिर पुष्कर अजमेर मेला क्षेत्र, हाँ, या इस तरीके से देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय कैंप सिटी। अंतर्राष्ट्रीय कैंप सिटी कहाँ स्थापित की जाएगी? तो पुष्कर और अजमेर, पुष्कर, अजमेर और मेला क्षेत्र, यानी पुष्कर को अजमेर में और जो मेला क्षेत्र है वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय कैंप सिटी विकसित की जाएगी। क्योंकि जब भी मेला वगैरह होगा वहाँ पे, तो